भी अगर दिक्कत है तो चेक कर लेंगे एक बार। आगो ही गोई वही सब। तो सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग। ईश्वरलाल भील नमस्कार भाई, स्वागत है आपका। बनाजी राजपुताना गुड इवनिंग, जय माता दी। वर्मा सुनील नमस्कार। राजेंद्र कुमार गुड इवनिंग। सुनील गुड इवनिंग। सरिता यादव गुड इवनिंग। बबीता गुड इवनिंग। हेमराज नमस्कार। सोनू कृष्णिया गुड इवनिंग। दीपिका सोनी नमस्कार। राम राम गुरुजी, राम राम भाई। राहुल चौधरी, मनु गुड इवनिंग सर नमस्कार। पूरनमल यादव गुड इवनिंग नमस्कार। राहुल चौधरी, सज्जन गुज्जर, मुकेश गुज्जर, मीना सैनी, महेश साई, अशोक कुमार, हेमराज मरुद्रा, सुनील सैनी, मनी साई। तो भाई सभी का स्वागत, नमस्कार। आवाज नहीं आ रही है तो बेटा अब तो आ गई होगी आवाज, ठीक है, ओके। तो मैं सभी का स्वागत करता हूं इस अध्ययनशाला के अंदर, आप सभी का। तो बेटा आपकी जो कक्षा है वो शुरू हो चुकी है। जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर कमेंट नहीं किया वो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दे, ठीक है भाई। और अपना पहला सवाल देखो, कितना प्यारा सा सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी हिमालय की पश्चिमी सीमा का निर्माण नहीं करती है। तो बेटा सबसे पहले तो अपन बात करते हैं किसकी, हिमालय की। तो देखें हिमालय को बनाते हैं, क्योंकि समझ में तो तब आएगा ना जब अपने को हिमालय के बारे में पता होगा। और अपन अगर हिमालय को नहीं जानेंगे कि वो कहाँ पर है तो अपन उसको सीख नहीं पाएंगे कि कौन सी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ये तो देखो अपना भारत। और हिमालय की अगर मैं बात करूं तो ये बेटा सारा का सारा यहां पर आपका हिमालय पर्वतीय प्रदेश है सारा। ये सारा कौन सा पर्वतीय प्रदेश बना लिया हमने, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। तो इसकी अपन बात करेंगे विस्तार से, पूरी आराम से एक एक चीज इसके बारे में सीखेंगे। तो लगभग विद्यार्थियों ने इस सवाल का उत्तर दिया है डी, जो बिल्कुल सही बता रहे हैं। धन्यवाद आप सभी को। रामजीवन नमस्कार, गुड इवनिंग। तो लगभग विद्यार्थियों ने ही आंसर दिया है यहां पर डी, धन्यवाद, बहुत बढ़िया भाई। देखो अगर आप हिमालय के यहां पर आएंगे, कौन सी दिशा होगी, ये पश्चिम होगी ना, तो ये हो गई हिमालय की पश्चिम दिशा। बेटा यहां एक पर्वत श्रेणी है ये, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों देशों की सीमा पर। अगर आप ऊपर गए तो अपने को देश मिलेगा अफगानिस्तान, और अगर इससे नीचे आ गए तो अपने को देश मिलता है यहां पर पाकिस्तान, भारत के पश्चिम की ओर, ठीक है। तो बेटा ये जो पर्वत श्रेणी है इसका नाम होता है हिंदू कुश, हिंदू कुश पर्वत श्रेणी सबसे पहले, ठीक है, जो हिमालय की पश्चिमी सीमा बना रही है यहाँ पे, और अफगानिस्तान पाकिस्तान को अलग भी करेगी। हिंदू कुश से नीचे आएंगे तो अगली जो पर्वत श्रेणी है पाकिस्तान के अंदर, उसका नाम है सुलेमान, और इससे नीचे आप आओगे तो यहां आपको मिलेगी किरथर, ठीक है। तो हिंदू कुश, सुलेमान और किरथर हिमालय के पश्चिम की ओर हिमालय की सीमा जो है उसका निर्माण कर रही है। तो बेटा यहां पर आप देखो नाम दिख रहे हैं अपने को, एक तो हिंदू कुश का नाम आ रहा है, सुलेमान का नाम आ रहा है, किरथर का नाम आ रहा है। तो ये तीनों तो हिमालय की पश्चिमी सीमा बना रही है। सवाल अपने से ये पूछ रहा है कि कौन सी पर्वत श्रेणी जो है वो हिमालय की पश्चिमी सीमा नहीं बना रही। तो बताओ क्या आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर, तियान शान। तियान शान कहाँ है, तियान शान हिमालय के जब आप उत्तर में आओगे चीन के अंदर, तो यहां पर आपको मिलेगी तियान शान। कौन सी पर्वत श्रेणी मिलेगी चीन के अंदर, तियान शान, ठीक है बेटा। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो अपने पहले सवाल का जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, तियान शान, समझ गए होंगे आप सभी। और अगर मैं हिमालय के पूर्वी भाग की बात करूं, कहां की बात करूं, पूर्वी भाग की, ठीक है। तो बेटा जब आप पूर्वी भारत की ओर आओगे, यहां पर हिमालय के पूर्व की ओर इधर, तो जो पर्वत श्रेणियां है, कल भी अपनी इस पर बात हुई थी, आज फिर एक बार बता देता हूं, ध्यान से समझा। एक पर्वत श्रेणी है पटकोई, नागा, मीजो, अराकान योमा, अराकान योमा। मुख्य रूप से ये पर्वत श्रेणियां हैं जो हिमालय की पूर्वी सीमा का निर्माण करेंगी, ठीक है। पटकोई, नागा, मीजो, अराकान, योमा। तो इनके नाम आपको ध्यान रखने, कहां, पूर्व की ओर, जो भारत और म्यांमार दोनों के बीच में सीमा भी बनाएंगी, ठीक है। और अगर आप हिमालय की इस तरफ आ गए पश्चिम की ओर, तो हिंदू कुश का नाम मिलेगा, सुलेमान का नाम मिलेगा, और नाम मिलेगा किसका, किरथर का।
तो ठीक है बेटा, दोनों को आपको ध्यान में रखना है कि पश्चिम की ओर कौन सी है, पूर्व की ओर कौन सी है। आप लोग ये तो बात जानते ही होंगे कि हिमालय जो है वो अवशेष है किसका, टेथिस सागर का। किसका अवशेष है भाई, टेथिस सागर का अवशेष। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि हिमालय की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो बेटा इसकी लंबाई आपको याद रखनी है 2400 किलोमीटर। हिमालय की जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम की ओर वो कितने किलोमीटर होगी, 2400 किलोमीटर। और अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि हिमालय की औसत चौड़ाई बताओ, हिमालय की औसत चौड़ाई बताओ, तो फिर आपको बताना है 150 से 400 किलोमीटर हिमालय की क्या होती है, औसत चौड़ाई होती है। ठीक है। और अगर अपने से सवाल पूछ लिया जाए कि हिमालय की औसत ऊंचाई बताओ, क्या बताओ, औसत ऊंचाई बताओ, तो फिर बेटा आपको याद रखना है कितने मीटर, 6000 मीटर क्या होगी, हिमालय की औसत ऊंचाई होगी। ठीक है, ध्यान रखना, ऊंचाई अगर नहीं पूछे तो वो बात अलग हो जाएगी कि हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत तो माउंट एवरेस्ट है, 8848 मीटर उसकी ऊंचाई होती है। लेकिन बेटा अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि हिमालय की औसत ऊंचाई बताओ, तब आपको आंसर देना है कितने मीटर, 6000 मीटर। यह बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आपसे और आगे सवाल पूछा जाए कि बेटा हिमालय जो है इसकी आकृति, इसका आकार कैसा है। जैसे भारत की आकृति की बात होती है तो हम चतुष्कोणीय का नाम लेते हैं, राजस्थान की आकृति की बात होती है तो विषम कोणीय चतुर्भुज का नाम आता है, पतंगाकार का नाम आता है। वैसे अगर आपसे हिमालय की आकृति की बात अगला पूछता है तो बेटा उसके लिए आपको बताना है तलवार के समान। किसके समान, तलवार, या फिर नाम आपको मिलेगा चाप। तो तलवार या चाप के समान आकृति होती है किसकी, हिमालय की। तो यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। और अगली बात एक और आप यहां सीखें कि अगर आपसे सवाल यह पूछा जाए कि हिमालय जो है वो कितने डिग्री देशांतरों में फैला है। जैसे मान लो ये जो रेखाएं मैं यहां बना रहा हूं अभी, ये रेखाएं कैसी हैं, देशांतर। ठीक है, तो हिमालय टोटल कितने देशांतरों में फैला हुआ है। तब बेटा आपको याद रखना है कि हिमालय जो है वो टोटल 22 डिग्री देशांतरों में फैला हुआ है। कितने डिग्री देशांतरों में, 22 डिग्री। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, काफी बार ये सवाल भी जो है वो पूछा गया था। तो ठीक है, ये अपना पहला सवाल था आज की कक्षा का। अगले सवाल पर मैं आपको लेके चलता हूं। देखें अगला सवाल, हिमालय का विस्तार। देखो जो भी मैंने आपको एक बात पढ़ाई वहीं से यह सवाल पूछ लिया गया है कि हिमालय का विस्तार कुल कितने डिग्री देशांतरों में है। तो जिसने पिछला सवाल थोड़ा सा भी अगर ध्यान लगाकर पढ़ा है वो बेटा इस सवाल का उत्तर बड़े आराम से दे देगा। मुकेश गुज्जर कह रहे हैं सर ऊंचाई 6100 किलोमीटर। तो बेटा मुकेश एक बात आप यही ध्यान में रख लो, जब आपसे हिमालय की हिम रेखा की ऊंचाई पूछे, हिम रेखा की ऊंचाई, ठीक है ना, जब आपसे क्या पूछे, हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई बताओ, तब बेटा आपको उसका आंसर देना है 6100 मीटर। और अगर बेटा आपसे सवाल पूछा जाए कि हिमालय की औसत ऊंचाई बताओ, तो बेटा 6000 मीटर ही याद रखना है। कितने मीटर याद रखना है, 6000 मीटर। और हिम रेखा की ऊंचाई हिमालय में आपको कितनी बतानी है, 6100 मीटर। ध्यान में रखेंगे इस बात को। तो आंसर आने शुरू हुए यहां पर 22 डिग्री देशांतर। बहुत बढ़िया, लगभग सभी विद्यार्थियों ने यही उत्तर दिया है। नवीन वलिद पर्वतमाला, बहुत बढ़िया। राम राम सर, थोड़ा लेट हो गया। बनाजी राजपूताना, स्वागत है आपका। सर ऊंचाई 6100 मीटर, तो इसका समाधान हमने कर दिया है। मुझे तो इतनी ही पता था सर ने एक है क्वेश्चन में बता दिया सब, धन्यवाद। तलवार के समान, बहुत बढ़िया। सर मैं कल बेड में कौशल करूंगा सर, मुझे से बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल रणवीर, राम राम, नमस्कार राको न्यमा, ठीक है। तो आपके कमेंट्स थोड़े से मैं देख रहा हूं, लगभग ठीक है, सभी ने डी उत्तर दिया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी को। सारिका यादव, ईश्वर, बिलाल भील, रामजीवन, मुकेश गुज्जर, धर्मराज, जितने भी नए विद्यार्थी मेरे जुड़ रहे हैं आप सभी का स्वागत है। एक साथ बोल देता हूं तो सभी के नाम अलग अलग लेने में थोड़ा सा कमेंट्स जो है उसको ज़्यादा देखना पड़ेगा, है ना। और अपना जो मेन जो टारगेट है मेरा वो आपको क्या है, भूगोल को सिखाना है, ताकि अपना भूगोल से संबंधित एक भी सवाल परीक्षा के अंदर गलत नहीं हो। तो बिल्कुल आप इस सवाल का जो उत्तर बता रहे हैं लगभग सभी विद्यार्थियों ने दिया है। और वैसे तो अपन ने पिछले सवाल के अंदर इस पर बात भी की थी कि हिमालय का जो विस्तार है वो टोटल कितने डिग्री देशांतरों में होता है, 22 डिग्री देशांतरों में होता है। ठीक है, एक और बात यहां आपको बताना चाहता हूं, उसको ध्यान से समझना। हिमालय की उत्पत्ति के काल पूछता है परीक्षा में, रीट वाले विद्यार्थी तो विशेष रूप से ध्यान दें। उत्पत्ति के काल पूछता आपको परीक्षा के अंदर, ठीक है, कि हिमालय की उत्पत्ति कौन से कालों में हुई, हिमालय का निर्माण कौन से कालों में हुआ। तो बेटा बहुत ही सरल बात है,
आपको एक शब्द याद रखना है, कैंप, KEMPP। ट्रिक है ये, क्या है? ट्रिक है। इस ट्रिक से आप ये याद रख लोगे कि हिमालय का निर्माण कौन कौन से कालों में हुआ है। और ट्रिक अपन ने लिख दी है यहां पर, क्या लिखा है? कैंप। कैसे याद करें सर इससे? तो बेटा देखो मैं सिखाता हूं आपको, सीखो आप। के का मतलब है क्रिटेशियस, क्रिटेशियस काल, ठीक है। और दूसरा है ई का मतलब है इयोसीन, इयोसीन। एम का मतलब है मायोसीन, मायोसीन। पी का मतलब है प्लायोसीन, प्लायोसीन। और पी का मतलब है प्लिस्टोसीन, प्लिस्टोसीन सबसे अंत में आएगा, ठीक है बेटा, तो ध्यान रखेंगे। अब यहां आपसे परीक्षा में सवाल पूछ लेगा कि हिमालय का सबसे अंत में उत्थान, हिमालय का सबसे अंतिम निर्माण कौन से काल में हुआ, तो उस समय आपको आंसर देना होगा प्लिस्टोसीन काल, कि प्लिस्टोसीन काल में हिमालय का अंतिम उत्थान होता है, हिमालय का अंतिम रूप से निर्माण होता है। जबकि हिमालय का प्रथम उत्थान कौन से काल में होता है? क्रिटेशियस काल में। तो बेटा ये काल है, इनको आप ध्यान में रखोगे। हिमालय की उत्पत्ति को लेकर इनसे संबंधित जो सवाल है वो परीक्षा में अपने से पूछ लिया जाता है, ठीक है बेटा। तो याद रखेंगे। ट्रिक समझ में आई तो इसको लाइक शेयर कमेंट्स आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिक क्या याद रखनी है आपको? कैंप शब्द याद रखना है, केवल क्या याद रखना है? कैंप, ठीक है। तो KEMPP, के का मतलब क्रिटेशियस, ई का मतलब इयोसीन, एम का मतलब मायोसीन, पी का मतलब प्लिस्टोसीन और प्लायोसीन। सॉरी, यहां पर जो नाम है ये क्या होगा? प्लायोसीन। दोनों एक ही हो गए, प्लायोसीन। और प्लायोसीन के बाद में क्या आ जाएगा? प्लिस्टोसीन। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। तो इस सवाल का जो उत्तर है वो आपके क्या रहेगा? 22 डिग्री देशांतरों में हिमालय का जो विस्तार है वो फैला हुआ है। बेटा अगला सवाल लेते हैं। देखिए अगला सवाल, निम्न में कौन सी एक वलित या मोड़दार पर्वत श्रेणी का उदाहरण नहीं है? तो इस बार सवाल बहुत आंसू है भाई। सवाल है कि इनमें से कौन सी एक वलित या मोड़दार पर्वत श्रेणी नहीं है? नहीं है, यह ध्यान रखना, नहीं है। सुमन वर्मा गुड इवनिंग, नमस्कार भाई। जाट सुभाष सामोता नमस्कार, धर्मराज नमस्कार। तो बताएं भाई, सवाल आप लोगों के सामने आ ही चुका है, आप बता देंगे फटाफट। मेरे को पूरा विश्वास है कि आप क्या बचाएंगे इसका आंसर। तो सबसे पहले यहां आंसर दिया है मुकेश गुज्जर, डी बता रहे हैं। सुमन वर्मा डी बता रही हैं। अशोक कुमार बी बता रहे हैं। बनाजी डी बता रहे हैं। मनु डी बता रही हैं। हेमराज मरुदरा डी, विक्रम डी बता रहे हैं। वर्मा सुनील डी बता रहे हैं। मुकेश गुज्जर डी बता रहे हैं। सोनू कृष्णा बता रही हैं ए। और उसके बाद लगभग सभी विद्यार्थी धर्मराज, निर्मा, राजेंद्र, संगीता बयाल, ईश्वरलाल भील, दीपिका सोनी, बबीता, सुनील, ओदरनाथ, नमस्ते, नमस्कार भाई, स्वागत है आपका हमारे इस पाठशाला में। जाट सुभाष सामोता डी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है बेटा। बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ गया कि आप लोग जो आंसर दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सर इस सवाल का उत्तर डी होगा। क्या होगा? डी होगा। तो ये आप मेरे को बता सकते हैं कि ड्रैकन्सबर्ग पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है, किस देश में स्थित है? देखो ये अरावली वलित पर्वत श्रेणी का उदाहरण है, हिमालय भी वलित पर्वत श्रेणी यानी मोड़दार पर्वत श्रेणी का उदाहरण है, और एंडीज भी वलित या मोड़दार पर्वत श्रेणी का उदाहरण होता है। लेकिन ड्रैकन्सबर्ग जो है वो वलित या मोड़दार पर्वत श्रेणी का उदाहरण नहीं है। बता सकते हो ड्रैकन्सबर्ग पर्वत श्रेणी कहां स्थित है? क्योंकि परीक्षा में डायरेक्ट कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि ड्रैकन्सबर्ग कहां है, तो उस समय आपको यह पता होना चाहिए कि ये कौन से देश से संबंधित है। भावेश शर्मा, मनीष, महेश साई, ठीक है, धन्यवाद। सभी का उत्तर डी आ रहा है, बहुत बढ़िया। अफ्रीका में, बबीता सैनी बता रही है कहां पर है? अफ्रीका में, बहुत बढ़िया। दक्षिण अफ्रीका में। कौन से देश में है बेटा? ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर है आपका ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, जो एक वलित या मोड़दार पर्वत श्रेणी का उदाहरण नहीं है। अब देखो एक दांसू ट्रिक। क्या ट्रिक है? ट्रिक बहुत शानदार है भाई, एक ट्रिक में ही सारा खेल खत्म। ध्यान से समझना, ट्रिक बहुत शानदार है। क्या ट्रिक है? कि विश्व की जितनी भी वलित या मोड़दार पर्वत श्रेणी है ना, हमें उनको याद करना है। तो उनको कैसे याद करें? एक ही ट्रिक में सारा काम खत्म, एक ही ट्रिक में सारा काम खत्म हो जाएगा। और वो कैसे होगा? देखो यहां बोर्ड पर देखो आप, तो बहुत ही शानदार ट्रिक है। ट्रिक आपको याद रखनी है, URA हिमालय। बोलो शानदार है या नहीं ये ट्रिक? ट्रिक क्या है?
URA हिमालय, URA हिमालय, ये ट्रिक है भाई। ठीक है, डी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, धन्यवाद सभी को। और अब देखो मैं ट्रिक बता दिया आपको, क्या बताई है कि विश्व की जितनी भी क्या है वलित पर्वत श्रेणियां हैं, मोरदार पर्वत श्रेणियां हैं, उनको हम कैसे याद रखें। तो बेटा उसके लिए ट्रिक बताई, क्या बताई, URA हिमालय। अब देखो ट्रिक से नाम क्या बनेंगे, ट्रिक से नाम जो बनेंगे उनको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है बेटा, ध्यान दो बोर्ड के ऊपर। यू का मतलब है यूराल, यू का मतलब यूराल, कहां है यूराल, तो यूरोप में है। कहां भाई, यूरोप के अंदर। और देश जो है वो आपका कौन सा है, रूस। वैसे तो एशिया और जो आपका यूरोप है, दोनों देशों की सीमा बनाती है यूराल पर्वत श्रेणी, और आती है कौन से देश के अंदर, रूस के अंदर। आ का मतलब है, एक तो आप नाम याद रखो, आ से अरावली। अरावली तो आप सब जानते ही हो, विश्व की सबसे प्राचीन वलित या मोरदार पर्वत श्रेणी है, और हिमालय विश्व की सबसे नवीन वलित या मोरदार पर्वत श्रेणी है। ये तो सामान्य बात आप सब जानते ही होंगे इसके बारे में तो। और अब देखो अगली बात करते हैं अपन। तो एक तो आ से आप किसका नाम याद कर लोगे, अरावली का, और आ से ही आप नाम याद करोगे आल्पस। आल्पस, आल्पस कहां पर है, आल्पस बेटा आपके यूरोप में है। ठीक है, तो ये आल्पस का नाम याद रखना है। अब अगली बात, रैक से आप याद रखो रॉकी पर्वत श्रेणी, और रॉकी पर्वत श्रेणी कहां है, उत्तर अमेरिका में है। उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट पर पर्वत श्रेणी फैली है, कौन सी, रॉकी पर्वत श्रेणी, जिसके ऊपर हवाएं चलती हैं आपकी गर्म, जिनको चिनूक या सिनूक के नाम से जाना जाता है, हिमबख्शी जिसको कहते हैं, तो वही रॉकी पर्वत श्रेणी है। ए का मतलब है एंडीज, ए का मतलब एंडीज, और एंडीज कहां है, दक्षिण अमेरिका में है। कहां है, दक्षिण अमेरिका में है एंडीज। और एंडीज का एक सवाल और भी आता है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी का नाम बताओ, तो बेटा किसका नाम आएगा वहां पर, एंडीज। 7200 किलोमीटर लंबी है। कितने किलोमीटर लंबी है, 7200 किलोमीटर, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी आती है। ठीक है, और ए से ही आप एक नाम और याद रखोगे, एटलस। और बेटा एटलस जो है वो आती है आपके अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। अफ्रीका महाद्वीप की एकमात्र वलित या मोरदार पर्वत श्रेणी, जब भी आपसे परीक्षा में पूछे कि क्या होती है, तो उसका नाम क्या लेना है, एटलस। अफ्रीका की एकमात्र वलित या मोरदार पर्वत श्रेणी। और बताओ हिमालय से हिमालय का नाम बन ही जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी ट्रिक, और ये विश्व की प्रमुख वलित पर्वत श्रेणियां हैं। बताओ आनंद आया या नहीं आया, URA हिमालय, ईश्वरलाल भील बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। PDF मिलती है टेलीग्राम पर। सर स्क्रीनशॉट का टाइम दिया करो, जाट सुभाष सामोता, बिल्कुल टाइम है आपके पास, समय है, आप ले सकते हैं यहां से स्क्रीनशॉट। राजस्थानी स्टूडेंट्स नमस्कार, स्वागत है भाई आपका भी। तो बेटा ट्रिक कैसी लगी बता सकते हो कमेंट्स करके। आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा बेटा, इनको याद रखने हैं। ठीक है, अरावली के लिए आप क्या याद कर सकते हो कि अरावली जो है वो विश्व की प्राचीनतम वलित मोरदार पर्वत श्रेणी है, और हिमालय जो है वो विश्व की नवीनतम वलित मोरदार पर्वत श्रेणी है। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूं अगले सवाल की ओर। देखें अगला सवाल क्या होगा अपना। हिमालय का अंतिम उत्थान, हिमालय का अंतिम उत्थान किस काल में हुआ, काल पूछा है। यह सवाल वैसे आज मैं पहले जब सवाल अपना हुआ था पहला सवाल, तो मैंने आपको बता दिया था, इसकी ट्रिक बताई थी आपको। देखते हैं किसको याद रहता है, कौन इसका आंसर दे पाता है। जाट सुभाष समोता, सुपर से ऊपर गुरुदेव, धन्यवाद आपको सुभाष। आ रहा है बना जी, बहुत बढ़िया। आनंद आ रहा है गुरु, धन्यवाद। सवाल धांसू है अपने सारे सारे, परीक्षा में ऐसे ही पूछेगा, टेंशन मत करो तुम। मजो आगो, सुनील सैनी बोल रहे हैं, धन्यवाद भाई। नाइस सर, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। तो देखिए बेटा अगला सवाल आप लोगों के सामने रखा गया है, और मैंने सवाल आपसे पूछा है कि हिमालय का अंतिम उत्थान, अंतिम निर्माण कौन से काल में हुआ था। तो देखो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी सबसे पहले सवाल के अंदर, और लगभग विद्यार्थियों ने सही उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब यह है कि आपने ट्रिक भी सीख ली और आपको वो याद भी हो गई, बहुत बढ़िया। तो ट्रिक क्या थी अपनी, कैंप, KEMPP, यही तो ट्रिक थी। तो के का मतलब क्या था, क्रिटेशियस, क्या है, क्रिटेशियस। और ई का मतलब क्या था, इयोसीन, क्या था, इयोसीन।
और एम का मतलब क्या है, मायोसिन। क्या मतलब है, मायोसिन। पी का मतलब प्लायोसिन, प्लायोसिन। और पी का मतलब और क्या रखना है लास्ट में, प्लिस्टोसिन। क्या रखना है, प्लिस्टोसिन। तो बताओ सबसे अंत में जो काल आ रहा है वो कौन सा है, प्लिस्टोसिन। तो हिमालय का सबसे क्या पूछ रहा है, अंतिम उत्थान ही तो पूछ रहा है। तो बताओ कहां बताओगे, ये रहा ऑप्शन प्लिस्टोसिन। तो बताओ उत्तर मिल गए आप सब लोगों को, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी को, धन्यवाद, बहुत बढ़िया भाई। तो बिल्कुल सभी का आंसर यहां पर सही है, धन्यवाद आप सभी को। देखे बेटा अगला सवाल, सवाल देखो और बताओ इसका उत्तर क्या होगा। सवाल है कि सिंधु नदी हिमालय की किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है। बढ़िया सवाल है, यह भी धांसू सवाल है भाई, है सिंधु नदी के बारे में पूछ लिया आपसे। किस नदी के बारे में, सिंधु नदी। सवाल पूछा है कि सिंधु नदी जो है वो कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है। बनाजी राजपुताना कैंप, ठीक है, बहुत बढ़िया। मुकेश गुज्जर ठीक डी बता रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो लगभग विद्यार्थी यहां पर 5 में कुछ डी बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं, और ज्यादा विद्यार्थी डी को वरीयता दे रहे हैं। कह रहे हैं सर पीर पंजाल और किसके बीच में है, धौलाधर के बीच में है? चलो चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो डी लगभग विद्यार्थियों का उत्तर यहां आ रहा है, कोई बात नहीं। देखो आप एक चीज सीखो, अब जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं उसको सीखो। क्या बता रहा हूं आपको बेटा, अगर हम हिमालय में उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे, उत्तर से किसकी ओर चलेंगे, दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर आना आपको, ठीक है। तो हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां है ना, उनका क्रम क्या होगा वो आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना, बहुत ही सरल है। क्या याद रखोगे आप, आपको एक ट्रिक याद रखनी है। सर बहुत ट्रिक है, बहुत ट्रिक है, सारा भौतिक प्रदेश ऐसे याद करा दूंगा, टेंशन मत करो, है ना। समझो देखो यहां पर एक ट्रिक है, कल जेपी दोषी था। क्या ट्रिक है गुरुजी, मजा आ रहा है, बताओ आनंद आ रहा है नहीं आ रहा। ट्रिक पढ़ो, क्या है, कल जेपी दोषी था, ये ट्रिक है भाई, ठीक है। और कै का मतलब, अब हम किसकी बात कर रहे हैं अपन, हम हिमालय की पर्वत श्रेणियों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जो उत्तर से दक्षिण के क्रम में फैली हुई है, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना इसको। तो कै का मतलब होगा काराकोरम, काराकोरम। ले का मतलब है लद्दाख, लद्दाख। जे का मतलब है जास्कर। पी का मतलब है पीर पंजाल। धो का मतलब है धौलाधर, धौलाधर। और सी का मतलब है शिवालिक। तो बेटा इस प्रकार से हिमालय की, अगर आपसे सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी पूछ रहा है तो बताओ सबसे उत्तर में कौन है, काराकोरम। तो बेटा बताओ सबसे दक्षिण में कौन है, शिवालिक। तो हिमालय की उत्तर से दक्षिण की ओर पर्वत श्रेणियों का यह क्रम है, कल जेपी दोषी था, ठीक है। तो ये ट्रिक बहुत धांसू है भाई, तो इसको आपको रट लेना है, दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। नेट खत्म हो गो सर जी, राजेंद्र जी बोल रहे हैं, तो बेटा दोबारा रिचार्ज करा ले, है, और इसको पढ़ भाई। तो देखें अगली बात, तो अब देखो उत्तर से दक्षिण की ओर, इनके और बहुत सारे सवाल हैं, आपको बताऊंगा एक एक के बारे में, व्याख्या करेंगे यहां पर, ठीक है। तो यहां देखो जो सिंधु नदी की बात अपन कर रहे थे कि सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है, तो बेटा ये दो पर्वत श्रेणियां आपकी, एक तो है लद्दाख और एक है जास्कर। इन दोनों के मध्य ही नदी जो है वो बहती है, कौन सी, सिंधु। तो अब आपसे कभी भी भविष्य के अंदर सवाल पूछा जाए कि सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है, तो बेटा आपका उत्तर होना चाहिए लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है सर, ठीक है। अब अगली बात यह भी आपसे सवाल पूछ सकता है कि सिंधु नदी किसके उत्तर में, सिंधु नदी के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो आंसर होगा लद्दाख। सिंधु नदी के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो आंसर होगा जास्कर। सवाल पूछ लिया आपसे परीक्षा में कि पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है इसका विस्तार किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य है, तो बताओ वहां पर आंसर आप करोगे जास्कर और किसके बीच में, धौलाधर के बीच में,
आ रही है मेरी बात समझ में? तो पीर पंजाल को ही नहीं, वो किसी को भी पूछ सकता है कि जास्कर का विस्तार किनके मध्य है, तो जास्कर का विस्तार होगा लद्दाख और पीर पंजाल के मध्य। तो आप मेरी बात को अच्छी प्रकार से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चंदू कुमावत, जय माता दी सर, नमस्कार भाई, स्वागत है आपका भी चंदू, ठीक है बेटा। तो इसको आप ध्यान में रख लेंगे। और अब अगली बात मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, उसको सीखो। आप क्या सिखा रहे हैं सर? क्योंकि अपनी हर एक लाइन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बोला गया एक एक शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है। काराकोरम की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? काराकोरम। काराकोरम को प्राचीन नाम है इसका कृष्णागिरी। बहुत बार आया है सवाल कि हिमालय की कौन सी पर्वत श्रेणी है जिसका प्राचीन नाम कृष्णागिरी है? तो बेटा वो है आपकी काराकोरम, इसका प्राचीन नाम है कृष्णागिरी, ठीक है। और अगली बात करूं इसी काराकोरम को लेकर, तो इसे उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। उच्च एशिया की रीढ़ कहते हैं। किसको कहते हैं? काराकोरम को कहते हैं उच्च एशिया की रीढ़। और काराकोरम हिमालय की सबसे ऊतरी पर्वत श्रेणी है। हिमालय की सबसे ऊतरी पर्वत श्रेणी अगर आपसे पूछे कि कौन सी है, तो आपका आंसर होगा काराकोरम, ठीक है। और इसी काराकोरम की अगर अपन बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा भी कौन सा है? काराकोरम ही है, ठीक है। तो यह बात भी आप ध्यान रखोगे। और काराकोरम की बात करूं तो इसी काराकोरम के अंदर एक पर्वत है जिसका नाम है केटू या गॉडविन ऑस्टिन भी आप इसको कहते हैं। केटू या गॉडविन ऑस्टिन पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, यानी पीओके में स्थित है। और यह भारत का सबसे ऊंचा पर्वत होता है केटू, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर होती है। और यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत भी होता है, ठीक है। तो यह बात भी आप ध्यान रखेंगे। काराकोरम तुर्की भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का। और काराकोरम जो तुर्की भाषा का शब्द है उसका अर्थ होता है ब्लैक ग्रेवल, यानी काली चट्टानों का चूर्ण। यह काराकोरम का शाब्दिक अर्थ है कि काराकोरम तुर्की भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है ब्लैक ग्रेवल, यानी काली चट्टानों का चूर्ण। अगली बात करते हैं भाई। अगली अपनी पर्वत श्रेणी है लद्दाख। कौन सी है? लद्दाख। तो लद्दाख के बारे में आप एक सवाल याद रखो कि लद्दाख जो है वो भारत का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। लद्दाख क्या है? भारत का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। जास्कर के बारे में कोई विशेष सवाल नहीं है, केवल एक सवाल आपको ध्यान रखना है कि लद्दाख व जास्कर के मध्य एक नदी बहती है और उस नदी का नाम क्या है बेटा? सिंधु। अगली सवाल की मैं बात करूं तो उसको समझो आप। अगला सवाल क्या होगा? पीर पंजाल की बात करें। किसकी बात करें? पीर पंजाल की। तो पीर पंजाल के लिए आप ये याद रखो कि पीर पंजाल जो है वो हिमालय का सबसे प्राचीन भाग है। क्या सवाल होगा कि हिमालय का सबसे प्राचीन भाग बताओ भाई कौन सा है? तो ये 6 भाग है हिमालय के आपके सामने, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक। तो इनमें सबसे प्राचीन कौन है बेटा? सबसे प्राचीन होगा पीर पंजाल, ठीक है। अगली बात करूं मैं इसकी, तो इस पीर पंजाल में मर्ग घास के मैदान मिलते हैं। मर्ग घास के मैदान मिलेंगे। तो आपसे पूछा जाए सवाल कि हिमालय की कौन सी पर्वत श्रेणी में मर्ग घास के मैदान पाए जाते हैं, तो आंसर आपको देना है क्या भाई? पीर पंजाल में पाए जाते हैं। जैसे सोनमर्ग, जैसे गुलमर्ग, जैसे टनमर्ग, ठीक है बेटा। तो याद रखेंगे सोनमर्ग, गुलमर्ग, टनमर्ग घास के मैदान कहां मिलते हैं? पीर पंजाल में मिलते हैं। और इसी पीर पंजाल की अगर अपन बात करें पीर पंजाल को लेकर, तो इस पीर पंजाल के अंदर एक स्थान है कारेवा। कौन सा स्थान है बेटा? कारेवा क्षेत्र है, ठीक है। और यह कारेवा क्षेत्र जाफरान यानी केसर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत का कौन सा क्षेत्र केसर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है या जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो उसका नाम होगा कारेवा। और कारेवा कहां है? तो यह पीर पंजाल के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगली बात करता हूं किसको लेकर? धौलाधर को लेकर। बेटा एक सवाल आता है इसका धौलाधर का, और वो आपको भी आना चाहिए, याद हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। क्या सवाल आता है सर? याद कर लेंगे हम, इसको छोड़ेंगे नहीं। तो देखो धौलाधर का एक सवाल है कि इसे महाभारत श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभारत श्रेणी। किसको कहते हैं? धौलाधर को कहते हैं। याद कर लो
सवाल आ जाए तो निश्चित सवाल सही करके आना है, गलत नहीं करके आना। कि हिमालय की किस पर्वत श्रेणी को महाभारत श्रेणी कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा किसको कहते हैं, धौलाधर को कहते हैं। और हिमालय की अंतिम जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है बेटा, शिवालिक। तो बताओ ये सबसे अंत में आ रही है, तो मैं इसको अंतिम हिमालय कह सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सबके दक्षिण में है, तो बताओ मैं इसको दक्षिणतम हिमालय भी कह सकता हूं, ठीक है। और जैसे हिमालय की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी आपकी पीर पंजाल लिखा है यहां पर सबसे प्राचीन भाग, तो सबसे नवीन भाग कौन सा हो गया, शिवालिक हो गया। तो नवीनतम हिमालय भी किसको कहते हैं, शिवालिक को कहते हैं। और शिवालिक को ही बेटा कहते हैं उप हिमालय। क्या कहते हैं, उप हिमालय। तो देखो इस प्रकार से शिवालिक जो पर्वत श्रेणी है उसको अंतिम हिमालय, दक्षिणतम हिमालय, नवीनतम हिमालय और उप हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रट लेंगे, याद कर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं सवाल। बहुत बढ़िया सर, स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं तो बताया है। देखो बजरंग सोनी ने आपको कि लॉक एंड वॉल्यूम बटन को एक साथ दबाएं। और वैसे स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता भी नहीं है बेटा, क्योंकि लास्ट में इसकी पीडीएफ जो है वो डाल दी जाएगी। महाभारत तो नेपाल में है ना, महाभारत नेपाल में नहीं है मनु जी। महाभारत आपके धौलाधर पर्वत श्रेणी है जो आपके उत्तराखंड के अंदर आएगी। कौन से राज्य में आएगी, उत्तराखंड में। अब देखो जो सवाल है उस पर आपको लेके चलता हूं। इतनी तो अपने व्याख्या की अभी तक, तो ठीक है। क्या सवाल था, कौन सी नदी, सिंधु नदी किनके मध्य बहती है, तो मैंने आपको बता दिया। कौन सी पर्वत श्रेणियां, लद्दाख और जास्कर। देखो यहां ऑप्शन कहां है, ये रहा आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है आपकी सिंधु नदी। याद हो गया होगा, नहीं हुआ तो दोबारा रिपीट करके जरूर देखना, क्योंकि याद करके किए बिना छोड़ना नहीं है इसको। ठीक है बेटा, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल अपने से क्या कह रहा है, तो देखो अगला सवाल, एक दिन अपने नाम का भी शोर आएगा। लोगों का तो क्या आता है, वक्त आता है, और अपना तो क्या आएगा, दौर आएगा। क्या आएगा, दौर आएगा। देखो पढ़ो, बहुत सुंदर लाइन यहां पर आपके लिए लिखी गई है। क्या लिखा है कि एक दिन अपना भी क्या होगा, शोर आएगा। एक दिन अपना भी शोर मचाएंगे लोग, हैं। और लोगों का तो क्या आता है, वक्त आता है, अपना तो क्या आएगा, दौर आएगा। क्या आएगा, दौर आएगा अपना। ठीक है बेटा, तो कैसी लगी लाइन, अच्छी लगी या नहीं लगी? बहुत शानदार कोटेशन है, और हम भी अपना दौर लाए बिना छोड़ेंगे नहीं। भूस्खलन की क्रिया सर्वाधिक होती है हिमालय में, मुकेश गुजर कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। तो आप सभी को अपना क्या लेकर आना है, दौर लेकर आना है, वक्त नहीं। वक्त तो सभी का आता है, वक्त तो सभी का आता है। वक्त तो ढलती फिरती छाया है, आज सही है कल गलत हो सकता है, कल गलत है तो परसों सही हो सकता है, लेकिन जब दौर आता है वो कभी गलत नहीं होता है। तो हम क्या लेकर आएंगे, अपना वक्त नहीं, क्या लेकर आएंगे, दौर लेकर आएंगे। जिस दिन चारों ओर क्या होगा, आपका ही आपका नाम होगा, अपना दौर आएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। नसीब वाले हैं जिनके सर पर गुरुदेव का हाथ होता है, मंजिल भी नजदीक लगती है अगर मुकेश जी सर का साथ होता है। मेरे दोस्तों धन्यवाद बना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो चलते हैं बेटा अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं अपना क्या है, आपके सामने आ चुका है। किसे उच्च एशिया की रीढ़ कहते हैं, पढ़ा कर आया हूं आपको, देखते हैं कितने विद्यार्थी सही उत्तर दे पाते हैं। उच्च एशिया की रीढ़ किसे कहते हैं? अभी जस्ट पिछले ही सवाल के अंदर अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो इस सवाल का उत्तर बड़े ही आसानी से आप दे दोगे, और आंसर आने भी शुरू हो गए हैं। बहुत बढ़िया, डी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। सभी विद्यार्थियों ने लगभग डी ही उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब यह है कि बहुत ही गंभीर रूप से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद सभी को, धन्यवाद, बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है। तो लगभग सभी का उत्तर क्या है, काराकोरम है। एक बात बताओ भाई, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा होता है? यही आपके सामने ऑप्शन है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार आपको बताना है कौन सा होता है, बताएं। देखें सवाल लिख देता हूं, ये लो, विश्व का सबसे ऊंचा पठार बताओ। और एक सवाल आपके लिए है,
भारत का सबसे ऊंचा पठार बताओ। दो सवाल आपके लिए रखे हैं इसी सवाल के साथ, देखते हैं कौन कौन सही उत्तर बता पाता है। तो जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया वो शेयर जरूर करे भाई। है तिब्बत, तिब्बत, क्या बात है। तो कुछ एक विद्यार्थी है जिन्होंने विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है वो तिब्बत को बताया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। और भारत का सबसे ऊंचा लद्दाख, क्या बात है, बहुत बढ़िया, समझ गया मैं। देखो बेटा, कई बार आपके दिमाग में या कई विद्यार्थियों को यह कंफ्यूज होता है कि पामीर विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, इसीलिए मैंने यह सवाल आप लोगों के सामने रखा है। बेटा पामीर तो पठार ही नहीं है। पामीर इज नॉट ए प्लेटू। पामीर क्या नहीं है? पठार ही नहीं है। पामीर पर्वत श्रेणियों की एक रोट है, गांठ है, जहां बहुत सारी पर्वत श्रेणियां आपस में एक दूसरे को काटते हुए मिलती हैं, वो पामीर है। और पामीर का सवाल केवल इतना आता है कि इसे विश्व की छत कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। किसको? पामीर को कहते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। और विश्व का सबसे ऊंचा पठार अगर आपसे पूछ रहा है तो बेटा इस सवाल का उत्तर आप हमेशा याद रखोगे। कौन सा है? तिब्बत विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। और अगर मैं बात करूं भारत की कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो बेटा आपको याद रखना है लद्दाख भारत का सबसे ऊंचा पठार होता है। ठीक है, तो याद कर लेंगे मेरे सारे सभी प्यारे विद्यार्थी। और अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सर हमारे को किसी के भी कमेंट नहीं दिख रहे हैं। तो बेटा आप तो अपना कमेंट भेजो, और उसमें आपके फोन में शायद अगर कुछ सेटिंग वगैरह है तो आप उसको चेंज करो। ठीक है, ओके। तो बेटा अगले सवाल पर आपको लेके चलते हैं। देखें अगला सवाल आज की कक्षा का अगला सवाल आप लोगों के सामने है। हिमालय के किस भाग में कारेवा क्षेत्र व मर्ग, ये मर्ग शब्द है बेटा, क्या शब्द है? मर्ग। मर्ग घास के मैदान मिलते हैं। देखो आज तो क्या हो रहा है, आज तो पहले पढ़ा रहे हैं बाद में सवाल पूछ रहे हैं, है ना? तो आंसर दे दोगे आप? पता है मेरे को, जल्दी बताओ। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को क्या नहीं किया है, शेयर नहीं किया, वो शेयर जरूर करे भाई। निर्मा सी बता रही है ब्लॉक कोई किसी को नहीं कर रहा है, टेक्निकल टीम आपको कभी ब्लॉक नहीं करेगी, है ना? जो स्क्रीनशॉट लिए थे वो कहां मिलेंगे प्लीज? वो आपको गैलरी में मिलेंगे बेटा। लाइक और शेयर में कंजूसी मत करो, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सभी ने उत्तर दे दिया है क्या? पीर पंजाल, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल अद्भुत ज्ञान का परिचय आप लोग सभी दे रहे हैं मेरे को, बहुत बढ़िया। ठीक है, लद्दाख भारत का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। और धौलाधर जो है, ये क्या नाम है? धौलाधर, धौलाधर। ठीक है, तो धौलाधर को महाभारत श्रेणी कहते हैं, बताया ही था आपको। शिवालिक को अंतिम हिमालय, नवीनतम हिमालय, उप हिमालय के नाम से जाना ही जाता है। एक बात बताओ, अगर मर्ग घास के मैदान पीर पंजाल में है, किस में है? पीर पंजाल में, उत्तर पीर पंजाल है ना? तो एक सवाल है मेरा आपसे, सवाल ये बेटा ध्यान से सुनना, बुग्याल या पयार, बुग्याल या पयार घास के मैदान, बुग्याल या पयार घास के मैदान कहां मिलते हैं? कहां मिलते हैं? कौन बताएगा इस सवाल का उत्तर? देखते हैं सबसे पहले कौन उत्तर देता है, क्योंकि सवाल बहुत ही बढ़िया। बुग्याल या पयार घास के मैदान, जैसे मर्ग घास के मैदान पीर पंजाल में मिलते हैं, वैसे ही बुग्याल या पयार घास के मैदान कहां मिलते हैं? बताएं। सर मेरा फोन हैंग हो गया, तो भाई इसको रिस्टोर मारो एक बार और सही करो। पीर पंजाल उत्तराखंड में स्टेट में है, बिल्कुल शिवालिक में। बबीता जी ने बताया उत्तर कि कह रही है सर ये शिवालिक में है। निर्मा ने भी उत्तर दिया शिवालिक में है, बहुत बढ़िया।
धन्यवाद। तो बिल्कुल बेटा बना जी। बीकानेर, बीकानेर में क्या है यार? बीकानेर को थोड़ी पढ़ रहे हैं अपन इंडिया पढ़ रहे हैं भाई हैं। तो देख, हिमालय के किस भाग में कारेवा क्षेत्र या मर्ग घास के मैदान मिलते हैं? इसका आंसर तो होगा पीर पंजाल। आपने सीख लिया उत्तर यहां पर। और अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बुग्याल घास के मैदान कहां मिलते हैं, तो बेटा आपका आंसर देना है शिवालिक। किसमें मिलेंगे? शिवालिक में मिलेंगे। कौन से घास के मैदान? आपके बुग्याल या प्यार घास के मैदान। सवाल आगे आगे टिपिकल होने वाले हैं। थोड़ा कम चल रहा है, धीरे धीरे लेवल बहुत बढ़िया आगे चला जाएगा और देखते हैं कौन कौन लेवल को सहन कर पाता है। देखें सवाल, देखो हिमालय किस भूसन्नति का अवशेष है? हिमालय किस भूसन्नति का अवशेष है? बताएं भाई उत्तर। हिमालय किस भूसन्नति का अवशेष है? उत्तराखंड में, नीरू जी बता रही उत्तराखंड में। हाँ बिल्कुल, जो उत्तराखंड है आपका वहां शिवालिक पर्वत श्रेणी है और उसमें स्थित जो घास के मैदान हैं उनको बुग्याल कहते हैं। लेकिन आपको पर्वत श्रेणी का नाम याद रखना है शिवालिक। बताएं भाई सवाल देखो, और सवाल है आपका कि हिमालय जो है वो किस भूसन्नति का अवशेष है? सर मुझे पीडीएफ डाउनलोड प्लीज बताएं कैसे करूं। सुनील सैनी कह रहे हैं कि सर मुझे पीडीएफ डाउनलोड करनी नहीं आती, बताएं कैसे करूं। बेटा बिल्कुल बता देंगे, वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगा कि पीडीएफ को डाउनलोड कैसे करते हैं। और वैसे देखो पीडीएफ के लिए आपको जो कमेंट आप अभी कर रहे हो वहां पर आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना और आपको बता दिया जाएगा कि कैसे पीडीएफ डाउनलोड होती है। तैथिस सागर, बहुत बढ़िया। तो लगभग विद्यार्थियों ने यहां पर उत्तर दिया है बी। तो लगभग सभी का बिल्कुल सही उत्तर आप लोग बता रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद सभी को। बिल्कुल बिल्कुल। तो हिमालय जो है वो किस भूसन्नति का अवशेष है? तैथिस सागर का अवशेष होता है आपका हिमालय, ठीक है। और भारत के अंदर उत्तर का विशाल मैदान भी किसका अवशेष है? तैथिस सागर का। प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत का वो अवशेष है गोंडवाना लैंड का। तो आप सब लोग तो ये बात जानते ही होंगे, ठीक है। और ये देखो आपको बात करें कि ये लोरेशिया जो है ना, लोरेशिया, इसी का दूसरा नाम होता है अंगारा लैंड। अंगारा लैंड। तो जो आपका पेंजिया था, कौन सा भाग था? पेंजिया। वैगनर के अनुसार पेंजिया कितने भागों में टूटा था? 2 भागों में। उत्तरी भाग अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। तो अंगारा लैंड को ही क्या कहते हैं बेटा? लोरेशिया कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस सवाल का आपका जो उत्तर है क्या है? तैथिस सागर। बढ़ता हूं मैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल, हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी आपको बतानी है कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, फटाफट कमेंट्स करके बताएं आपके उत्तर क्या है। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम आपको बताना है बेटा। बहुत सरल सवाल है ये तो। सी आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 9 में 8,848। मुकेश गुज्जर, जाट सुभाष सामोता सी बता रहे हैं, सूरज बता रहा है ए, अशोक कुमार सी बता रहे हैं, मीना सैनी बी बता रही हैं, भावेश सी बता रहा है, पिंकी सैनी सी बता रही हैं, शिवराज शर्मा सी बता रहे हैं, मनु सी बता रही हैं, धर्मराज सी बता रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल। तो देखो यहां पर आपका जो उत्तर है इस सवाल का कि हिमालय की सबसे ऊंची जो पर्वत श्रेणी है बेटा उसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की बात करूंगा, केवल किसकी बात करूंगा? माउंट एवरेस्ट की बात करने जा रहा हूं। ध्यान से समझना एक एक बात को। तो सवाल तो इसका बिल्कुल आंसर यही है, माउंट एवरेस्ट, बिल्कुल सही है। तो माउंट एवरेस्ट है कहां पर? नेपाल में है। और ऊंचाई इसकी होती है कितनी? 8,848 मीटर, ठीक है। ऊंचाई आपकी किसकी? माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट की खोज कौन करता है, या इसकी खोज किसने की थी? तो बेटा माउंट एवरेस्ट की खोज करता है राधाकृष्ण सिकंदर। कौन करता है? राधाकृष्ण सिकंदर के द्वारा इसकी खोज होती है। किसके समय? सर जॉर्ज एवरेस्ट के समय। तो जब
भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष होते हैं सर जॉर्ज एवरेस्ट। उनके समय में ही बेटा राधाकृष्ण सिकंदर के द्वारा माउंट एवरेस्ट की खोज की गई थी और सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इसका नाम रखा गया था माउंट एवरेस्ट। इनके नाम पर, सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इसका नाम रखा गया माउंट एवरेस्ट। तो पहले इसका क्या नाम था? तो माउंट एवरेस्ट का पूर्व नाम होता है चोटी 15। क्या नाम है? चोटी 15। माउंट एवरेस्ट को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को। पृथ्वी के दो ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। तो पृथ्वी का जो तीसरा ध्रुव है वो किसको कहा जाता है? वो माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है, पृथ्वी का तीसरा ध्रुव। ठीक है। और पृथ्वी का शीत ध्रुव पूछ ले, क्या पूछ ले आपसे? शीत ध्रुव। बेटा पृथ्वी का शीत ध्रुव कहते हैं बर्खोयांसक को, बर्खोयांसक। और बर्खोयांसक किस में आता है? साइबेरिया में आता है। किस में आता है? साइबेरिया। ठीक है, यह बात ध्यान रखेंगे आप। तो विश्व का जो शीत ध्रुव है वो बर्खोयांसक और पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहते हैं किसको? माउंट एवरेस्ट को। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगली बात करूं माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? नेपाल में इसको कहते हैं सागर माथा। क्या कहते हैं? सागर माथा कहा जाता है। कहां पर? नेपाल के अंदर। और तिब्बत में, कौन से देश में? तिब्बत में। तिब्बत में इसको कहा जाता है चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं किसको? आपके माउंट एवरेस्ट को। ठीक है, तो ये सारी बात आप माउंट एवरेस्ट से संबंधित सीख रहे हैं, याद कर रहे हैं। फिर एक बार सीखो और समझो कि नेपाल के अंदर स्थित है आपका माउंट एवरेस्ट, जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है या पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर होती है। और इसकी खोज, माउंट एवरेस्ट की खोज करता है राधाकृष्ण सिकंदर। किसके समय? सर जॉर्ज एवरेस्ट के समय। तो सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर ही माउंट जो एवरेस्ट है इसको एवरेस्ट का नाम दिया गया था। और इससे पहले जब इसे नाम दिया गया एवरेस्ट, उससे पहले इसका नाम था चोटी 15। क्या नाम था? चोटी 15। और इस माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है पृथ्वी का तीसरा ध्रुव, जबकि पृथ्वी का शीत ध्रुव किसको कहते हैं? बर्खोयांसक जो साइबेरिया में है उसको कहते हैं। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागर माथा। और तिब्बत में क्या कहा जाता है? चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। ये सारी बातें माउंट एवरेस्ट को लेकर आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगली मैं बात करूं कंचनजंगा और गॉडविन ऑस्टिन की, तो आगे अपने जो सवाल आएंगे वहां पर आपको इनसे संबंधित और जो बात है वो बताऊंगा। देखो एक इसको ध्यान रखो, यह है सैडल पीक। क्या नाम है? सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। कितने मीटर? 732 मीटर। जो आपके द्वीप हैं अंडमान निकोबार, कौन से द्वीप हैं? अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार द्वीपों का सबसे ऊंचा पर्वत होता है सैडल पीक। और सैडल पीक स्थित है कहां पर? अंडमान निकोबार। याद कर लेंगे बेटा इसको भी कि अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो नाम होगा सैडल पीक। ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर। अगर सवाल आ जाए, क्या सवाल? कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत बताओ, तो बेटा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत होता है K2, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा यानी पहले नंबर पे है ये, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर, जो पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आता है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे ऊंचा पर्वत बताओ, तब बेटा आपको आंसर देना है कंचनजंगा। 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई होती है और यह स्थित है आपके सिक्किम राज्य के अंदर। कौन से राज्य में है? सिक्किम में। तो बेटा याद करो सवाल, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत गॉडविन ऑस्टिन यानी K2, दूसरा नाम इसका क्या है? K2। गॉडविन ऑस्टिन को ही K2 कहते हैं। ठीक है, और अगला सवाल अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत बताओ, तो आंसर होगा K2 या गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर, जो पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर। कहां पर है? सिक्किम के अंदर है। तो इन सबको आप याद रख लेंगे। मध्य भारत का सबसे ऊंचा पर्वत गुरु शिखर, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत अनाहीमुड़ी, दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत दोदा बेटा, अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा पर्वत
क्या नाम है? सैडल पीक। कहां पर? अंडमान निकोबार। ऊंचाई 732 मीटर। याद कर लेंगे सभी, रट लेंगे एक एक सवाल को, क्योंकि छोड़ना नहीं है इन सभी को, ठीक है? याद करो सभी को। बहुत बढ़िया, सागर माथा के नाम से, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। 730 732 कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है मुकेश गुज्जर। और बेटा 732 ही इसकी ऊंचाई है, और ये सिक्किम, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलते हैं बेटा अगले सवाल पर। देखें, सिडनी बुराड़, भाई क्या नाम आया, देखो सिडनी बुराड़, नाम ही दासो इसका दो है। सिडनी बुराड़ ने किसके आधार पर? नदियों के आधार पर। किसको? हिमालय को कितने भागों में बांटा है, यह सवाल पूछा भाई। सिडनी बुराड़ ने नदियों के आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा है? ऑप्शन है आपके पास 4, 3, 6 या फिर 5। तो बताओ कितने भागों में बांटा है? नॉर्थ अंडमान, बिल्कुल सही है। 10 में बताया उत्तर सी, मुकेश गुज्जर। सर 6 भागों में बांटा है। अरे यार, बताओ बाकी बताओ। सिडनी बुराड़, देखो इसके नाम से डरो मत, इसके नाम से डरो मत, बहुत सीधा सा आदमी है, अभी याद कर लेंगे इसको 1 मिनट में है। आप तो बताओ उत्तर कि सिडनी बुराड़ ने नदियों के आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा है? और अब देखो मैं आपको केवल हिमालय बताऊंगा, तो यह भारत इतना ही अपने को काम में चाहिए, इतने ही भारत की आवश्यकता होगी। क्या बात है, अब आंसर आने शुरू हुए हैं। ए महेशाई, बबीता, सोनू कृष्णिया, भावेश, मनु, धर्मराज, सुमन, अशोक कुमार, निर्मा, शिवराज, बबीता, मीना सैनी, डी बता रही हैं। ग्रेनाइट सिटी जालोर से प्रणाम गुरुजी, स्वीकार करते हैं आपके परिणाम को। अर्जुन परिहार, स्वागत है भाई आपका। डी साल आगे है मने, तो आपके लगने से थोड़ी इसका आंसर डी हो जाएगा। हाँ भाई, तो अब देखो यहां बोर्ड पर देखो, काफी विद्यार्थी हैं जिन्होंने ए उत्तर यहां बताया 4। धन्यवाद आप सभी को बेटा। बिल्कुल 4 भागों में बांटते हैं हिमालय को, नदियों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। यही आपके इस सवाल का उत्तर है कि सिडनी बुराड़ ने नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा है भाई। अब देखो बेटा, जिसको यह पता नहीं है कि 4 भाग कौन से हैं, तो उनको सीखने की आवश्यकता है। क्या है? सीखने की आवश्यकता है। तो वो सभी विद्यार्थी अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस अब स्क्रीन पे लगाओ। किस पे लगाओ? स्क्रीन पे लगाओ, क्योंकि गुरुजी कुछ बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं? हिमालय के 4 भाग बताने वाले हैं। तो देखो बोर्ड पर ध्यान दो सारे। यहां से बेटा एक नदी निकलेगी, ये वाली, ये आ गई नदी, और ये नदी चली गई भाई। ये जो नदी है बेटा, इसका नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी है ये? सिंधु नदी। तो बेटा ये तो आ गई आपकी सिंधु नदी। नाम लिख रहा हूं, आराम से सीखना, बिल्कुल तसल्ली से, क्योंकि अपने को जल्दी नहीं है, अपने को समझ में आना चाहिए। तो पहली नदी कौन सी हो गई? सिंधु नदी हो गई, ठीक है। इसके बाद यहां से ही, तिब्बत से ही एक और नदी आ रही है जिसका नाम है सतलज। क्या नाम है? सतलज। तो ये भाई सतलज नदी है। ये कौन सी नदी है? सतलज नदी है। तो इसका नाम यहां लिख रहा हूं, ये आपकी बन गई सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी, ठीक है। अब इससे आगे चल रहे हैं, इससे आगे चल रहे हैं। यहां उत्तराखंड के पास एक नदी आ रही है, ये वाली, और बेटा इस नदी का नाम होता है काली नदी। उत्तराखंड में ये जो नदी है, इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है काली नदी। तो बेटा ये हो गई आपकी काली नदी। तो काली नदी भी हो गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगली नदी की बात करते हैं। इस सिक्किम से, ये कौन सा राज्य आपका? सिक्किम है ना। इस सिक्किम से एक नदी आती है जो आपके बांग्लादेश में जाती है। किस में जाती है? बांग्लादेश में जाती है। बेटा इस नदी का नाम क्या है? बेटा इस नदी का नाम है तिस्ता। तिस्ता नदी को लेकर भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के मध्य विवाद चलते हैं, ठीक है। कौन सी नदी को लेकर? तिस्ता नदी को लेकर। तो ये जो नदी जा रही है यहां पर, इसका नाम है
तिस्ता, क्या नाम है? तिस्ता नदी। तो ये तिस्ता नदी है भाई, ठीक है। अब चौथी नदी की बात करते हैं, तो जो अगली नदी है उसकी बात करते हैं। यहां से तिब्बत से होते हुए एक नदी आ रही है जो आपके असम और अरुणाचल प्रदेश में बह रही है, केवल 2 ही राज्यों में बहती है भारत के अंदर। और जो तिस्ता नदी है वो इसी से जाकर मिलती है बांग्लादेश के अंदर। बेटा इस नदी का नाम होता है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम होता है? ब्रह्मपुत्र नाम है इसका। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर ब्रह्मपुत्र को दिहांग कहते हैं। क्या कहते हैं? दिहांग। कहाँ कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो ये सारी जो नदी यहाँ पर अपन ने बनाई है, ये कौन सी नदी है बेटा? इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र या फिर दिहांग के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये नदी हो गई आपकी ब्रह्मपुत्र। और इसी ब्रह्मपुत्र का दूसरा जो नाम आप याद रखोगे, दिहांग। वैसे तो ब्रह्मपुत्र नदी के बहुत सारे नाम हैं। इसको जो आपके तिब्बत में जब ये नदी बहती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसको सांगपो के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जब आती है तो इसको दिहांग कहते हैं। असम के अंदर इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। बांग्लादेश के अंदर इसके 2 नाम होते हैं, एक तो जमुना और एक मेघना। मेघना के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो बेटा इस प्रकार से तो हो गई आपकी नदियां। और अब बात करेंगे हिमालय की। किसकी बात करेंगे? हिमालय के भागों की बात करेंगे, ठीक है। तो देखते जाओ कैसे हिमालय बन रहे हैं। देखो 2 नदी है, एक तो नदी है सिंधु और एक नदी है सतलज। इन दोनों के मध्य यहाँ आपका कश्मीर भी है और यहाँ आपका पंजाब भी है। तो यहाँ जो हिमालय है उसको कहते हैं कश्मीर या पंजाब हिमालय। कश्मीर या पंजाब हिमालय। तो हिमालय का जो पहला भाग हुआ वो हुआ कश्मीर या पंजाब हिमालय, जिसका विस्तार सिंधु और सतलज नदियों के बीच में आता है। दूसरा देखो ये 2 नदियां हैं, एक सतलज और दूसरी नदी यहां पर है आपकी काली नदी, ठीक है। इन दोनों नदियों के बीच में हिमालय का जो भाग है आपके उत्तराखंड में, उसको कहते हैं बेटा कुमायूं। क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय। कितने नंबर पे है ये? 2 नंबर पे है। तीसरे की बात करते हैं। देखो यहां पर ये काली नदी है और ये जो नदी आपकी यहां पर आ रही है, ये वाली नदी, इस नदी का नाम है तिस्ता। क्या नाम है? तिस्ता। तो काली और तिस्ता दोनों नदियों के बीच में देखो बेटा यहां पर देश है आपका नेपाल, और इसलिए इसको कहते हैं नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे है। कितने नंबर पे? 3। पहला कश्मीर या पंजाब, दूसरा कुमायूं, तीसरा नेपाल। अब आगे आते हैं यहां पर तिस्ता और ब्रह्मपुत्र 2 नदियां हैं। इन दोनों नदियों के बीच में यहां पर आपका एक राज्य है जिसका नाम है असम, और ये कितने नंबर पे आ गया? 4 पे आ गया। कितने पे आ गया? 4 पे। इस प्रकार से हिमालय को नदियों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। समझ गए होंगे आप, बहुत ही बढ़िया। और फिर देखो आगे और सीख लेते हैं एक बार। यहां देखो पहली नदी है सिंधु, दूसरी नदी है सतलज। इनके मध्य जो हिमालय है उसको कह रहे हैं कश्मीर या पंजाब हिमालय। दूसरी नदी है आपकी सतलज और काली, इनके मध्य जो हिमालय है उसको कहते हैं कुमायूं हिमालय। इसके बाद आगे आए तो काली और नदी आ गई एक आपकी तिस्ता। कौन सी नदी है? तिस्ता। इन दोनों के बीच में जो हिमालय आता है उसको कहते हैं नेपाल। और इसके बाद आगे चले तो तिस्ता और ब्रह्मपुत्र 2 नदियां आई, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र। इन दोनों के बीच में जो हिमालय है उसको कहते हैं असम हिमालय। इस प्रकार से सिडनी बुराड़ ने, किसने भाई? सिडनी बुराड़ ने हिमालय को नदियों के आधार पर कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। पहला भाग कश्मीर, दूसरा कुमायूं, तीसरा नेपाल और चौथा असम। याद कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से PDF डाउनलोड कर लेना और आनंद से पढ़ो, मजे से पढ़ो, क्योंकि हमें अपना वक्त नहीं, हमें अपना दौर लेकर आना है। क्या लेकर आना है? दौर लेकर आना है। चलो आगे देखो अगला सवाल। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता, संघर्ष करना पड़ेगा। और पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े, पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। तो वो एक कहावत है अपने मारवाड़ी में कि गुरु की चोट और पढ़ाई की पोट। गुरु की चोट और पढ़ाई की पोट। सर लाइब्रेरी में हूं, चाय पी रहा हूं, आप भी पी लो। धन्यवाद बना जी आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। हैं, आनंद आ रहा है पढ़ने का, आनंद आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो क्या कहा है, कहने वाले ने बहुत सुंदर बात कही है। क्या? कि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। संघर्ष तो आपको जीवन के अंदर करना ही पड़ेगा।
चाहे परिस्थितियां, वक्त चाहे कैसा भी हो। अगर आपको अपना दौर लेकर आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करना ही पड़ेगा। और पत्थर पर जब तक क्या नहीं पड़े, चोट नहीं लगती, जब तक पत्थर पर हथौड़ी की चोट नहीं लगती है तब तक पत्थर भी किसका रूप नहीं लेता है? भगवान का रूप नहीं लेता। जब तक सोने को आग में नहीं तपाया जाता तब तक वो आभूषण नहीं बनता, तब तक वो कुंदन नहीं बनता है। और कुम्हार जब तक मिट्टी को पीटता नहीं है तब तक वो बर्तन का आकार नहीं लेती है। तो शिष्य भी जब तक गुरु की डांट नहीं खाता है, उससे चोट नहीं खाता है, उसकी बात खरी खोटी बातें नहीं सुनता है, तब तक उसके दिमाग में कुछ बैठता नहीं है। तो आपको खरी खोटी थोड़ी सुनानी पड़ेगी। आप तो सब समझदार विद्यार्थी हैं, तो अपने आप समझ जाओ और अपने को क्या बनना है भाई? अपने को संघर्ष करके क्या लेकर आना है? अपना दौर लेकर आना है। क्या लेकर आना है? दौर लेकर आना है। वक्त तो सभी लाते हैं, वक्त तो सभी का आता है, ठीक है। अपने को क्या लेकर आना है? दौर लेकर आना है। भाग्य का बुरा होना या ना होना सब आज की आपकी उस मेहनत पर निर्भर करता है। बहुत बढ़िया बना जी, क्या बात कही आपने, बहुत ही शानदार, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो एक कहावत है कि आप अगर किसी गरीब घर के अंदर पैदा हुए हो, इसमें आपकी गलती नहीं है। अगर आप किसी गरीब निर्धन परिवार में पैदा हुए हो, इसमें आपकी गलती नहीं है। लेकिन अगर आप 25-30 साल की उम्र में गरीब रहते हो, ये आपकी गलती है, ठीक है। किसी बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति ने कहा था कि इंसान का जन्म भले ही गरीब परिवार में हो जाए, इसमें उस व्यक्ति का दोष नहीं है। लेकिन अगर वह व्यक्ति 25 से 30 साल की उम्र के तक आते आते गरीब रहता है या उसकी परिस्थितियां वैसी ही रहती हैं, तो इसका मतलब गलती जो है वो केवल और केवल उस व्यक्ति की होती है जो आज उस समय को जी रहा है। अगर वो अपने पिछले समय में मेहनत करता तो आज उसको ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो बेटा वास्तविकता यही है जीवन की। आपको अगर आगे बढ़ना है, जीवन में अपना नाम कमाना है, अपना दौर लेकर आना है, तो बेटा मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। देखो अगला सवाल, नेपाल हिमालय का विस्तार। देखो अभी आपको पढ़ाया और पढ़ाते ही तुरंत सवाल, तो बता दोगे इसका उत्तर, मेरे को पूरा विश्वास है। बताओ नेपाल हिमालय का विस्तार कौन सी नदियों के बीच में है? नेपाल हिमालय का विस्तार कौन सी नदियों के मध्य है? जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर कमेंट्स नहीं किया है वो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें भाई, ठीक है। बताएं, तो आपके उत्तर देख लेते हैं, आप क्या बताते हैं, फटाफट बताओ उत्तर क्या होगा सवाल का। सूरज सी बता रहे हैं, अशोक सी बता रहे हैं, बबीता सी बता रही है, अमर सी बता रहे हैं, निर्मा सी बता रही है, सुमन सी बता रही है, बनाजी राजपुताना सी, धर्मराज सी, सोनू कृष्णिया सी, शिवराज सी, पिंकी सैनी सी। कर देंगा तो द टाइमलाइन, तो भाई कर दे, कब कर देगा है? कर देंगा तो समोता सी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल भाई, काली और तिस्ता दो नदियां हैं आपकी जिनके मध्य आपका नेपाल हिमालय आता है। आप सभी को भी मैंने सिखाया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। सिंधु और सतलज की अगर मैं बात करूं तो इनके बीच में आप बता ही सकते हो कौन सा हिमालय आएगा, जो आपका कश्मीर या पंजाब हिमालय आता है, इसके बीच में, सिंधु और सतलज के बीच में। सतलज और काली के मध्य कौन सा हिमालय आता है? तो वो आता है कुमायूं हिमालय, ठीक है। और काली तिस्ता के मध्य आप बता ही रहे हो कौन सा आता है? नेपाल। उत्तर भी आप लोगों ने बता दिया। तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य कौन सा हिमालय आता है? असम, ठीक है। तो ये सारे हिमालय के 4 भाग हैं। किसने बताए थे? तो उस व्यक्ति का नाम है सिडनी बुराड़। क्या नाम है? सिडनी बुराड़। नाम याद रख लेना कि सिडनी बुराड़ ने नदियों के आधार पर हिमालय के कितने भाग किए हैं? 4। तो लगभग विद्यार्थियों ने इस बार सही उत्तर दिया है। द टाइमलाइन कर दिया, धन्यवाद भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अगला सवाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है किस पर्वत श्रेणी का जल में डूबा हुआ दक्षिणतम भाग है? यह है सवाल दांसू। देखता हूं कौन कौन सही उत्तर देता है। जो आपके अंडमान निकोबार द्वीप हैं, जो आपको पता है बंगाल की खाड़ी में है ना। देखो जैसे ये आपका भारत है,
ठीक है। और आपको पता है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप हैं वो यहीं पर बने हैं बंगाल की खाड़ी के अंदर। ये अंडमान निकोबार द्वीप है भाई, ठीक है। और अब सवाल ये है आपके लिए कि भाई जो अंडमान निकोबार द्वीप है वो किस पर्वत श्रेणी का जल में डूबा हुआ दक्षिणतम भाग माने जाते हैं? ऑप्शन आपके पास अराकान योमा, छोटा नागपुर, पटकोई या मिजो पहाड़ियां। किसका आंसर है? कुमायूं, नेपाल, असम। तो आंसर दिया है कुछ विद्यार्थियों ने सी बता रहे हैं, सुनील सैनी सी बता रहे हैं, सोनू कृष्णिया ए बता रही हैं, सूरज ए बता रहे हैं, मनु ए बता रही हैं, अराकान योमा। बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद। बिल्कुल, तो इस सवाल का जो उत्तर है देखो, अराकान योमा पर्वत श्रेणी यहां है। इधर जो देश है आपका म्यांमार और भारत दोनों की प्राकृतिक सीमा बनाती है कौन सी पर्वत श्रेणी? तो इसका नाम है अराकान योमा। और इसी अराकान योमा पर्वत श्रेणी का जो अंडमान निकोबार द्वीप हैं वो जल में डूबा हुआ दक्षिणतम भाग माने जाते हैं, याद कर लेना, ठीक है। तो यहां आपके सवाल का जो उत्तर है क्या हो जाएगा? अराकान योमा। देखो अगला सवाल, अगले सवाल पर अपन लोग चलते हैं, अगले सवाल को सीखते हैं। हिमालय की किस पर्वत श्रेणी का प्राचीन नाम कृष्णागिरी है? बढ़िया सवाल, आपको पढ़ाया हुआ, देखते हैं कितने विद्यार्थी सही उत्तर देते हैं। आज ही पढ़ाया है और आज ही आपसे सवाल भी पूछ लिया है। सवाल है आपके लिए कि हिमालय की कौन सी पर्वत श्रेणी है जिसको कृष्णागिरी कहते हैं या जिसका नाम कृष्णागिरी है? बताएं। भावेश शर्मा ए बता रहे हैं काराकोरम, निर्मा ए बता रही हैं, जाट सुभाष सामोता ए बता रहे हैं, अंतराम गुज्जर सी बता रहे हैं, सूरज ए बता रहे हैं, ईश्वरलाल भील ए बता रहे हैं, निर्मा ए बता रही हैं, सोनू कृष्णिया ए बता रही हैं, सुमन ए बता रही हैं, बनाजी, बबीता, धर्मराज, मनु, मीना सैनी। तो लगभग विद्यार्थियों ने सभी ने ए उत्तर दिया है, धन्यवाद। इसका मतलब आप सीख तो रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो काराकोरम जो है वो इस सवाल का उत्तर है भैया आपका, ठीक है, कि काराकोरम जो है ये कृष्णागिरी जो है वो किसका प्राचीन नाम है? काराकोरम का प्राचीन नाम है, अपन ने पढ़ा भी था, ठीक है। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। देखें ये है सवाल बढ़िया, देखते हैं कितने विद्यार्थी सही उत्तर देते हैं। एक नाम है चांगला, एक नाम है इमिला, एक नाम है लनकाला और एक नाम है तसकला। दर्रों के द्वारा, क्या है ये? दर्रे हैं। दर्रे क्या होते हैं बेटा? दर्रे का मतलब होता है कि किसी भी पर्वत श्रेणी के अंदर स्थित वह मार्ग या रास्ता जिससे पर्वत श्रेणी के एक छोर से दूसरे छोर की ओर चला जाया जाता है, तो उस रास्ते या मार्ग को दर्रा कहा जाता है, ठीक है। तो बताओ, चांगला, इमिला, लनकला और तसकला दर्रों के द्वारा किनके मध्य संपर्क होता है? किनके मध्य इनसे संपर्क होता है? बताएं। सवाल धांसू। बनाजी ने कुछ कहा है, क्या कहते हैं? देखो, हालात चाहे कैसे भी हैं लेकिन धड़कनों में नशा हमेशा जीत का होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो दीपिका ए बता रही है, ईश्वरलाल भील ए बता रहे हैं, भावेश ए बता रहे हैं, बनाजी ए, भावेश शर्मा ए, ललित ए बता रहे हैं, गजेंद्र कुमार जित्रवाल ए बता रहे हैं, मनु ए बता रही हैं, जाट सुभाष सामोता ए बता रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद आप सभी को। तिब्बत व लद्दाख, तिब्बत व लद्दाख, बिल्कुल सही उत्तर आप सभी का कि तिब्बत व लद्दाख के मध्य जोड़ने का काम करते हैं, मार्ग प्रदान करते हैं आपके तिब्बत और लद्दाख को जोड़ने का। कौन कौन से दर्रे? 4 दर्रों के नाम याद रखने। पहला है आपका चांगला, दूसरा है इमिला, तीसरा है नलकला और चौथा है तशकला, ठीक है। चारों दर्रे तिब्बत को किससे जोड़ रहे हैं? आपके लद्दाख क्षेत्र से जोड़ रहे हैं, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं भाई। देखें, निम्न में से कौन सा दुर्ग उत्तराखंड में नहीं है? ये दुर्ग नहीं भाई, वो दर्रा है। ये क्या शब्द है? ये दर्रा। निम्न में कौन सा दर्रा
कौन सा दर्रा उत्तराखंड में नहीं है? ऑप्शन है आपके पास माना, लिपुलेख, थागला या फिर बनिहाल। थागेला, इनमें से कौन सा दर्रा आपके उत्तराखंड में नहीं है? गजेंद्र भाई आप लेट हो गए। धर्मराज ये बता रहे हैं, ईश्वरलाल भील बता रहे हैं डी, ललित बता रहा है डी बनिहाल। कन्नौज उत्तर प्रदेश को तिब्बत को जोड़ता है। द टाइमलाइन डी, कई विद्यार्थियों ने डी बताया, लगभग विद्यार्थियों ने डी उत्तर दिया है। महेश आई कह रहे हैं सर पहले नाम सुना ही है इन दर्रों का। कोई बात नहीं बेटा, सिखा देंगे अब आपको, चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। देखो, जिसने शुरू से अंत तक सवाल समझे, उनको लिखा, पढ़ा, याद किया, गारंटी है ये मेरी, आपको निश्चित परीक्षा के अंदर ये सवाल मिलेंगे। ठीक है, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता बस। और ये आपका पूरा दायित्व है कि आप इन सवालों को सीखें, याद करें, पढ़ें अच्छे से, और ज्यादा आप इनको याद करने की कोशिश करें। तो बताओ बेटा, इस सवाल का उत्तर निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में नहीं है? तो काफी विद्यार्थियों ने उत्तर दिया डी बनिहाल। तो बनिहाल कहां है? बनिहाल है आपका जम्मू कश्मीर के अंदर। बनिहाल कहां है? जम्मू कश्मीर। तो देखो, माना जो दर्रा है ये उत्तराखंड में है, लिपुलेख उत्तराखंड में है, थागला उत्तराखंड में है। तो आपको उत्तराखंड के जो दर्रे हैं उनकी बात व्याख्या मैं यहां कर देता हूं, आपको समझने में भी आसानी होगी। जो ये दर्रा है आपका बनिहाल, ये कहां पर है भाई? बेटा ये आपके जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, आगे मैं इसकी पे ऊपर भी बात करूंगा, बनिहाल दर्रे पर भी, लेकिन अभी अपन केवल उत्तराखंड की बात करेंगे। ठीक है, उत्तराखंड के दर्रे। बेटा उत्तराखंड में आपको 4 दर्रों के नाम याद रखने हैं। कितने? 4। पहला दर्रा है आपका माना, दूसरा है नीति, तीसरा है थागला, और चौथा है लिपुलेख। ये 4 दर्रे हैं आपके, जो कहां पर हैं? उत्तराखंड में है, माना, नीति, थागला और लिपुलेख। अब बात करते हैं इनसे संबंधित सवाल क्या आएगा। माना जो दर्रा है, इससे एक नदी बहती है भागीरथी नदी। तो भागीरथी नदी किस दर्रे से बहती है? माना। नीति दर्रे से भी एक नदी बहती है जिसका नाम है अलकनंदा नदी। तो अलकनंदा नदी किस दर्रे से बहती है? तो आंसर अपना होगा नीति। आपको पता है कि ये भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलती हैं और निर्माण करती हैं किसका? गंगा का। तो गंगा नदी किन 2 शाखाओं से मिलकर बनी है? भागीरथी व अलकनंदा से मिलकर बनती है। कहां मिलती हैं दोनों? बेटा ये दोनों मिलती हैं देवप्रयाग में, और देवप्रयाग आपका स्थित है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा व भागीरथी नदियां मिलती हैं और निर्माण करती है गंगा नदी का। ठीक है, और ये थागला और लिपुलेख जो हैं, इन दोनों दर्रों का उपयोग, या मैं कहूं इन 4 दर्रों का उपयोग जो है, इनका उपयोग किसमें किया जाता है? बेटा इनका उपयोग किया जाता है कैलाश मानसरोवर की यात्रा में। कैलाश मानसरोवर की यात्रा में। तो अब देखो, आपसे सवाल पूछ लिया जाए परीक्षा में कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने में किन दर्रों का उपयोग होता है? तो विशेष रूप से एक तो थागला और दूसरा है आपका लिपुलेख। दोनों के नाम याद रखने हैं। जो अलकनंदा नदी है वो कौन से दर्रे से बह रही है? तो आंसर आपको देना है अलकनंदा किससे आ रही है? नीति दर्रे से। और अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भागीरथी नदी किस दर्रे से बहती है, तो आंसर होगा आपका माना दर्रे से। और जो बनिहाल दर्रा है, इसकी थोड़ी सी बात कर दूं तो बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर को जोड़ता है शेष भारत से। जम्मू कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है आपका बनिहाल दर्रा। इसी बनिहाल दर्रे में एक सुरंग है, सुरंग का नाम है जवाहर सुरंग। और इसी जवाहर सुरंग से एक हाईवे गुजरता है NH1A जवाहर सुरंग से गुजरता है। और जो जवाहर सुरंग है आपकी, वो स्थित है आपके कहां पर? बनिहाल दर्रे में।
माना की नीति लुईपुले की थी? उत्तराखंड। बहुत बढ़िया ईश्वरलाल, नाइस ट्रिक, धन्यवाद। बनियाल जम्मू कश्मीर, बहुत बढ़िया। तो चलते हैं बेटा अगले सवाल के ऊपर। आपको सिखा दिया है उत्तराखंड के जो दर्रे हैं उनकी बात अपनी यहां पर हुई। अगले सवाल पर चलते हैं। देखला अगला जो सवाल है वो अपने से क्या पूछना चाहता है, क्या कहता है, क्या जानकारी, क्या ज्ञान लेना चाहता है, देखते हैं। बहुत बढ़िया ज्ञान आया, बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। पढ़ो क्या लिखा है। लिखा है कि अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, अगर तुम उस समय हंस सकते हो, मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरीके से टूट चुके हो, हताश हो चुके हो, उस समय भी आप हंस रहे हैं, इसका मतलब तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई नहीं तोड़ सकता, दुनिया में तुम्हें कभी कोई हरा नहीं सकता। ठीक है, अगर तुम उस समय मुस्कुराते हो जिस समय तुम पूरी तरीके से टूट चुके हो, तो यकीन मानो दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें झुका सके, जो तुम्हें हरा सके, जो तुम्हारे सपनों को तोड़ सके। समझ आ रही मेरी बात? तो बहुत ही अच्छी लाइन है ये, तो इसको अपने जीवन में हमें अपनाने की आवश्यकता है कि इंसान अगर लगातार मेहनत करता जाए, लगातार अपने प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़े, तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती सफल होने में। ठीक है, जाट सवाल सुमाता, बिल्कुल सही है सर जी, धन्यवाद आपको। बेटा चलते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल आपको क्या कहता है। देखिए भाई, निम्न में से किस दर्रे द्वारा भारत व चीन के मध्य स्थलीय व्यापार, बहुत बढ़िया सवाल है, किस किस के मध्य है? भारत और चीन के मध्य। वो कौन सा दर्रा है जो भारत और चीन के मध्य स्थलीय व्यापार हेतु मार्ग प्रदान करता है? यह सवाल है, तो बताएं उत्तर। किस दर्रे द्वारा भारत व चीन के मध्य स्थलीय व्यापार होता है? सी बताया है, जिलेपला। ललित बता रहे हैं सी, और उसके बाद ईश्वरलाल भील बता रहे हैं बी, नाथुला। सूरज बता रहे हैं बी, निर्मा बी बता रही हैं, बबीता सी बता रही हैं, सोनू कृष्णिया बी बता रही हैं, सुमन वर्मा बी बता रही हैं। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया, काफी विद्यार्थियों ने सही उत्तर दिया, कुछ एक ने गलत भी दिया, कोई बात नहीं। तो इसका उत्तर है नाथुला। नाथुला दर्रे से भारत व चीन के मध्य स्थलीय व्यापार होता है। ठीक है, आपके जो डोंकिया दर्रा है यह भी कहां पर है? सिक्किम में ही है। ठीक है भाई, एक तो ये बात ध्यान रखना। और जो जिलेपला दर्रा है यह भी कहां पर है? यह भी सिक्किम में है। जिलेपला दर्रा भी कहां है? सिक्किम में। सिपकीला दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो देखो ये जो और दर्रे यहां पर आए हैं इनकी बात आपसे कर लेता हूं। डोंकिया दर्रे की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? डोंकिया दर्रे की। क्या बात कर रहे हैं डोंकिया दर्रे की? समझो, इस डोंकिया दर्रे को सीख रहे हैं कि डोंकिया दर्रे को लेकर क्या सवाल पूछेगा। तो आपसे सवाल पूछे कि भारत की सबसे ऊंची झील, भारत की सबसे ऊंची झील, तो भारत की सबसे ऊंची जो झील है उसका नाम है चोलहामू। चोलहामू डोंकिया दर्रे के पास है, डोंकिया दर्रे के पास है। समझ गए बेटा मेरी बात? सवाल आपसे पूछ ले कि भाई भारत की सबसे ऊंची झील जिसका नाम है चोलहामू, क्या नाम है? चोलहामू, ये रहा नाम। ये कौन से दर्रे के पास में है? ये डोंकिया दर्रे के पास में है। और डोंकिया दर्रा कहां है? तो बेटा डोंकिया दर्रा है आपके सिक्किम के अंदर। ठीक है, अगली बात करते हैं। ये रहा जिलेपला दर्रा। कौन सा दर्रा है? जिलेपला। तो जिलेपला दर्रे को लेकर अपने को क्या बात याद रखनी है? तो बेटा इसकी दो बातें हैं। एक तो इससे नदी बहती है, तिस्ता नदी, तिस्ता नदी। तो सवाल पूछे आपसे कि तिस्ता नदी किस दर्रे से बहती है, तो आपको कहना जिलेपला दर्रे से बहती है सर। और बेटा एक स्थान है कलिम्पोंग, कलिम्पोंग जो है आपके पश्चिम बंगाल में। कलिम्पोंग पश्चिम बंगाल को लहासा तिब्बत से जोड़ता है। लहासा किस में आता है? तिब्बत। तिब्बत की राजधानी क्या है? लहासा। तिब्बत किस में आता है? चीन में।
तो देखो ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है यहां पर। पहली बात तो क्या कि किस दर्रे से आपके जो है तिस्ता नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? तिस्ता नदी। तो आपको बताना है कि तिस्ता नदी जो है वो बहती है जिलेपला दर्रा से। दूसरी बात, ये जो जिलेपला दर्रा है जो सिक्किम के अंदर है, ये पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग स्थान को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। अब बात है सिपकिला दर्रा। तो सिपकिला दर्रा, इसको लेकर आप क्या बात याद रखो कि बेटा एक तो इससे नदी बहती है, उसका नाम है सतलज। तो सतलज नदी किस दर्रे से बहती है? तो आपको आंसर देना है सर सतलज नदी सिपकिला दर्रे से बहती है। और सिपकिला दर्रा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, याद करो। और इसी सिपकिला दर्रे की विशेषता है कि यह हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है आपके तिब्बत से। हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ेगा? तिब्बत से जोड़ेगा। तो ये बात आपको सिपकिला दर्रे के साथ याद रखनी है। और नाथुला दर्रे की बात अपन ने सीखी कि भारत और चीन के मध्य स्थलीय व्यापार हेतु मार्ग प्रदान करता है। कौन सा दर्रा? नाथुला। तो बी जो है वो आपके सवाल का, इस सवाल का क्या होगा? उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा चलते हैं अगले सवाल की ओर कि अपना अगला जो सवाल है वो क्या होगा। देखो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17। गंगा नदी का उद्गम किस हिमालय से होता है? तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले नदियों के आधार पर हिमालय के 4 भाग बताए थे। एक कश्मीर या पंजाब, दूसरा कुमायूं, तीसरा नेपाल और चौथा असम। दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और ये बताओ कि कहां से गंगा नदी का उद्गम होता है। एक आपका कश्मीर हिमालय था, दूसरा देखो ये नाम यहां पर लिखे भी होंगे, असम, नेपाल, कश्मीर और कुमायूं, नाम तो लिखे हैं यहां। आपको बताना है कि इनमें से किस हिमालय से गंगा नदी का उद्गम होता है। सवाल बहुत सरल है, जिसने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया वो तुरंत उत्तर बता देगा। 17 में बता रहे हैं डी, बलबीर जांगीर। हाय, नमस्कार भाई बलबीर, स्वागत है आपका। डिलीट करने के बाद भी सर को दिखते हैं कमेंट्स? बिल्कुल दिखते हैं। विश्वलाल भील बता रहे हैं डी, बलबीर जांगीर बता रहे हैं बी, बनाजी बता रहे हैं बी, निर्मा बता रही हैं डी, बलबीर बी, ईश्वरलाल भील डी, मनु डी बता रही हैं, जाट सुभाष सामोता डी बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो जो भी विद्यार्थी डी उत्तर दे रहा है बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बता रहा है। ठीक है, तो डी इस सवाल का उत्तर है भाई कुमायूं, क्योंकि कुमायूं हिमालय आपके कौन से राज्य में है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड से ही तो बताओ गंगा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा वो क्या होगा? कुमायूं। अगले सवाल पर चलता हूं। सभी ने लगभग सही उत्तर दिया, धन्यवाद आपको। देखो ये बहुत बढ़िया सवाल है भाई, हिंज लाइन। अब देखते हैं कौन कौन उत्तर देता है। देखिए, हिंज लाइन या सच्चर जोन निम्न में से किसे अलग करता है? ये 4 ऑप्शन है, बताओ आराम से। धर्मराज, बबीता, सुमन, दीपिका, ललित, जाट सुभाष सामोता, मनु, ईश्वरलाल भील, निर्मा। लगभग सभी विद्यार्थियों ने उत्तर दिया यहां पर डी। धन्यवाद आप सभी को सही उत्तर के लिए। और अब देखो अगला सवाल। द टाइमलाइन 3140 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मैं आपके लिए एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं, इतने आराम से आप इस सवाल का उत्तर दो। एक साथ आपके सभी के उत्तर देख लूंगा। तो सबसे पहले हिमालय जो है उसको भौगोलिक आधार पर, किस आधार पर? भौगोलिक आधार पर 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4। ठीक है, तो एक तो बात ये हुई। तो यहां लिख रहा हूं भौगोलिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर हिमालय के 4 भाग हैं। अब कौन कौन से हैं उसको यहां चित्र बना रहा हूं, ध्यान से समझना। पहला है ट्रांस पार टैथिस या तिब्बत हिमालय। ट्रांस पार टैथिस या तिब्बत हिमालय पहला भाग। तो ये तो हो गया हिमालय का पहला भाग भाई, पहला। दूसरा
वृहद, महान, सर्वोच्च, हिमाद्री, हिमालय, ये हिमालय का दूसरा भाग हो गया। तीसरा, लघु या मध्य हिमालय, ये हिमालय का तीसरा भाग हो गया। चौथा, शिवालिक, अंतिम, नवीनतम या उप हिमालय, उप हिमालय। इस प्रकार से हिमालय को भौगोलिक आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। अब अगली बात सीखते हैं इन चारों को। देखो परीक्षा में यहां से जब भी सवाल आएगा तो बेटा आपको ये नाम याद होने चाहिए कि ट्रांस को ही पार कहते हैं, इसी को टैथिस कहते हैं, इसी को तिब्बत कहते हैं। ये नाम आपको याद होने चाहिए। और वृहद को ही महान कहते हैं, इसे ही सर्वोच्च कहते हैं, इसी को हिमाद्री कहते हैं। तो देखो इनको नाम याद करना तो बहुत ही सरल है, कुछ भी टफ नहीं है। पार को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांस, तो ट्रांस का मतलब हो गया पार, यानी पहला नाम ट्रांस या पार। अब बताओ आप हिमालय को अगर पार करोगे तो कौन आएगा? तिब्बत आएगा नहीं आएगा? आएगा सर, आएगा ना। तो नाम याद हुआ नहीं हुआ? ट्रांस पार, पार किसको करोगे? हिमालय, क्या आ जाएगा? तिब्बत। तो ट्रांस पार के साथ क्या नाम याद हो गया? तिब्बत। और एक नाम याद रखो इसके साथ, तैतीस, किसको? तैतीस हिमालय भी कहते हैं। अब देखो वृहद का मतलब महान हो सकता है, वृहद का मतलब सर्वोच्च हो सकता है, बड़ा हो सकता है हिमाद्री, ठीक है। तो वृहद, महान, सर्वोच्च या हिमाद्री, हिमालय एक ही बात होती है। और लघु या मध्य हिमालय, और सबसे लास्ट में आई गए आपके सामने शिवालिक, अंतिम, नवीनतम या उप हिमालय जो है वो इसके नाम है। अब देखो बेटा अगली बात बताता हूं आपको क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनको अलग कौन कर रहा है, इनको अलग कौन कर रहा है, तो ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय, इन दोनों के बीच में जो स्थान होता है उसे कहते हैं हिंज लाइन, या इसी को कहते हैं सच्चर जोन, हिंज लाइन या सच्चर जोन। अब देखो सवाल देखो क्या कह रहा है, ये लिखा हुआ है हिंज लाइन या सच्चर जोन, लिखा है ना, और पूछ रहा है किसको अलग करता है। तो पहला ऑप्शन देखो, इस ऑप्शन को देखो एक बार आप, इसमें लिखा है लघु व वृहद। तो देखो बेटा ये तो रहा लघु का नाम और ये रहा वृहद का नाम, तो बताओ इन दोनों के बीच में आ रहा है क्या हिंज लाइन? नहीं आ रहा ना, तो ये तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा देखो ट्रांस व मध्य, देखो ट्रांस कहां लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ट्रांस पहले नंबर में, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा है? मध्य। तो देखो मध्य कहां है? ये रहा मध्य। तो बताओ इस ट्रांस को मध्य से अलग कर रहा है क्या? नहीं कर रहेगा, क्योंकि इसके बीच में तो एक और आ रहा है, वृहद, महान, सर्वोच्च या हिमाद्री हिमालय आ रहा है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। महान को तिब्बत से, तो देखो महान कहां है? ये रहा आपका महान हिमालय, ये रहा, और ये रहा आपका तिब्बत हिमालय। तो बताओ तिब्बत और महान इन दोनों के बीच में तो आ रहा है हिंज लाइन। तो आपके सवाल का जो उत्तर यहां पर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी। समझ गए? ट्रांस और उप हिमालय, इसको देखो तो ट्रांस देखो ये रहा ट्रांस पहले नंबर में, और उप हिमालय देखो शिवालिक में सबसे लास्ट में लिखा है उप हिमालय। तो बताओ उप हिमालय और ट्रांस क्या इससे अलग हो रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि इनके बीच में 2 हिमालय और आ रहे हैं। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, और आपके सवाल का उत्तर यहां पर हो जाएगा सी। अब अगली जो बात है उसकी मैं और बात कर लेता हूं, ठीक है। देखो इस वृहद हिमालय और लघु हिमालय, वृहद हिमालय और लघु हिमालय, इन दोनों को अलग करने वाला जो स्थान होता है उसे कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और जो लास्ट में आपके लघु और शिवालिक, लघु और शिवालिक, इन दोनों को अलग करने वाला जो स्थान है उसे कहते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट के नाम से इसको जाना जाता है। तो अब आप आराम से सीख गए होंगे। अब इनमें से आपको जैसे हिंज लाइन ही पूछा था उसने, तो सवाल इसको लेकर भी पूछ सकता है, इसको लेकर भी पूछ सकता है। मैन सेंट्रल थ्रस्ट किसको अलग करता है? तो बताओ मैन सेंट्रल थ्रस्ट वृहद, महान, सर्वोच्च, हिमाद्री या हिमालय को किससे अलग करेगा? लघु या मध्य से। ऐसे ही
मैन बाउंड्री फॉल्ट जो है वो किसको अलग करेगा? लघु या मध्य हिमालय को शिवालिक, अंतिम, नवीनतम या उप हिमालय से अलग करेगा। ठीक है, तो अब आप इसको अच्छी तरीके से समझ लें, पढ़ लें, याद कर लें, क्योंकि परीक्षा में सवाल आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद कर लो इसको आराम से। और अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि अपना अगला जो सवाल है वो क्या है। देखें, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स किसे कहते हैं? मनु कह रही है कि सेकंड ग्रेड में यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। बिल्कुल, मैं ऐसे किसी भी पॉइंट को छोड़ने वाला नहीं हूं जो परीक्षा में आएगा और आपको आता नहीं हो। बी आंसर दे रहे हैं लगभग विद्यार्थी। छोटा नागपुर का पठार। अमरनाथ सी बता रहे हैं पिछले सवाल का। और इस सवाल का उत्तर लगभग विद्यार्थी क्या बता रहे हैं? बी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, आपका जो छोटा नागपुर का पठार है, कौन सा पठार है? छोटा नागपुर का पठार। ये तो अपने इस सवाल का उत्तर हो गया कि छोटा नागपुर का जो पठार है उसी को अपन क्या कहते हैं? स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। और अगर मैं इस पर बात करूं आपके साथ, तो छोटा नागपुर का पठार है कहां पर? झारखंड में है। अपनी पहले भी इस पर बात हुई थी। इसे एक तो भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? रूर प्रदेश। इसे खनिजों का घर कहते हैं। खनिजों का घर यानी स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। और इसे पठारों का पठार कहते हैं। पठारों का पठार। ठीक है, और इसी को खनिजों का घर रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसी को औद्योगिक हृदय स्थल भी कहते हैं। औद्योगिक हृदय स्थल भी कहा जाता है। किसको? छोटा नागपुर के पठार को। सर ये रूर प्रदेश क्या है? ये बीमारी बताओ क्या है? तो देख बेटा, इसकी बीमारी खत्म करते हैं अभी। रूर प्रदेश जर्मनी में है। कहाँ है? जर्मनी में है। और जर्मनी कहाँ है? यूरोप में है। जर्मनी कहाँ है? यूरोप में। तो जैसे जर्मनी के अंदर रूर प्रदेश जो है वो खनिज भंडारों के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार भारत के अंदर छोटा नागपुर का पठार खनिज भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए छोटा नागपुर पठार को कहते हैं भारत का रूर प्रदेश। समझ गए? तो ठीक है भाई, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आगे अपन अगले सवाल की बात करेंगे यहां पर। और लगभग विद्यार्थियों का उत्तर भी बिल्कुल सही था। देखो, आज की कक्षा का अंतिम सवाल है। फटाफट बताओ इसका उत्तर क्या है? राजस्थान का पूर्वी मैदान भारत के किस भौतिक प्रदेश का भाग है? फटाफट बताएं उत्तर। सबसे पहले उत्तर दिया है सी। बी बता रहे हैं सूरज। ईश्वरलाल बता रहे हैं सी। अमरनाथ बता रहे हैं बी। बबीता बी बता रही हैं। बलबीर जांगीर बी बता रहे हैं। अंकित बी बता रहे हैं। सुमन वर्मा बी बता रही हैं। निर्मा बी बता रही हैं। सोनू कृष्णिया बी। ईश्वरलाल बता रहे हैं सी। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। देखो, राजस्थान का पूर्वी मैदान, यहां जो विद्यार्थी बी उत्तर दे रहा है वो बिल्कुल गलत बता रहा है, क्योंकि 33 सागर का अवशेष है ये, भाग नहीं है। क्या नहीं है? भाग नहीं है, अवशेष है। ठीक है, तो जिस विद्यार्थी को लगे कि सर ने गलत बता रहे, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या है ये? क्या पूछ रहा है आपसे? भाग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? भाग। किसका भाग है? ना कि अवशेष। अवशेष बिल्कुल 33 सागर का है, कोई गलत बात नहीं है। तो यहां समझो
कि 33 सागर का तो क्या है अवशेष, तो 33 सागर तो वैसे ही ऑप्शन में आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, उत्तर का विशाल मैदान। कि आपका जो राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है, वो भारत के किस भौतिक प्रदेश का भाग माना जाता है, तो आपका उत्तर होगा उत्तर का विशाल मैदान। अगर वो सवाल पूछता कि राजस्थान का पूर्वी मैदान किसका अवशेष है, तब आंसर देते आप 33 सागर। समझ में आ गई मेरी बात, समझ गए होंगे आप सभी। ठीक है, तो कईयों ने आंसर बदला है अपना, पहले बी बता रहे थे, फिर क्या बताया है, सी बताया है, और कुछ एक ने डी भी बताया है। तो कोई बात नहीं भाई, आप जिसको भी उत्तर इसका गलत हुआ वो सीखे इस बात को। दीपिका सोनी सी, सुमन सी, सोनू कृष्णिया सी बता रही हैं, निर्मा जाट, सुभाष सामोता, ठीक है, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। मनु सी, ठीक है। तो बेटा आज का ये अपना अंतिम सवाल था। आज अपने भारत के भौतिक प्रदेशों के 20 सवाल डिस्कस किए, और ज्यादातर जो सवाल है वो हिमालय को लेकर अपन से पूछे गए थे। कल उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह को लेकर अपनी अगली कक्षा के अंदर भारत के भौतिक प्रदेशों से संबंधित अपन जो अगले सवाल हैं उन पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। कल फिर हम 6 बजे मिलेंगे। लास्ट में अब आपको वीडियो के साथ यहाँ जो लिंक चल रहा है उसके अंदर टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। वहाँ उस लिंक पर आप जब क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप डायरेक्ट पीडीएफ के अंदर पहुँच जाएंगे, और वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल आप जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं कर रखा है वो उसको आप डाउनलोड कर लें, और संभव क्लासेज का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप जुड़ सकते हैं वहाँ से, ठीक है। और उसके बाद आपको हर क्लास का जो पीडीएफ मैटर है वो वहीं से उपलब्ध हो जाएगा। इसके मेरे अलावा जो आपकी हिंदी की कक्षाएं हैं वो भी होती हैं, पॉलिटिकल साइंस की कक्षाएं वो भी होती हैं, रीजनिंग की कक्षाएं होती हैं, मैथ्स की कक्षाएं होती हैं। तो आप सभी क्लासों को बढ़िया से लिया करो और अपनी तैयारी को 4 चांद लगाओ, और इस बार निश्चित कर लो कि हमें इस बार तो नौकरी लगनी ही है, ठीक है। हम सबका शुभ आशीर्वाद आप सभी विद्यार्थियों के साथ है, और आप सभी विद्यार्थियों का सहयोग संस्था के साथ है। तो हम लगातार आगे बढ़ते जाएंगे और इसी प्रकार से अपने सपने साकार करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।